सबसे महंगी बिजली अगर कहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, कंज्यूमर से पैसा लिया जा रहा है, तो वो बिहार। नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से सब कुछ बाहर जा चुका है। उसको कुचलने के लिए नीतीश कुमार जी की पुलिस बड़ी मददगार है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है सरकार। और यह जो विजेंद्र यादव कह रहे हैं, ये सिर्फ विजेंद्र यादव नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का स्टाइल है। नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जो जनता के लिए था, वो 2005 से 2010 के लिए था। 2010 से जैसे ही वो 13 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनका कुर्सी का मामला रह जाता है। इस सरकार में किसी भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम नहीं होता है। ये गैरत वाली सरकार है, बगैरत वाली सरकार है। बिजली की समस्या को लेकर कटिहार में आंदोलन कर रहे लोगों पर बिहार पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए, एक लोगों की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद राज्य की पुलिस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पहले लोगों पर लाठियां चलाई गई, पटना में डगबंगला भाजपा का मार्च, और अब गोलियां चलाई जा रही है। ये लाठी और गोली की सरकार जो है वो बिहार में है। मेरे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि भाई लाठियाँ चली, लेकिन सरकार का जो जवाब है कि भाई भीड़ उग्र हो गई, अगर वहाँ पे आसमानी फायरिंग नहीं किया जाता तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी, कई लोगों की जान जा सकती थी। आत्म सुरक्षा में जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें गलती से की मौत हो गई, और आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, गलती से कोई मौत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे फुटेज आए हैं जिसमें पुलिस ने बिल्कुल सीधे गोली मारी है। और अक्सर हाँ, इस तरह के कोई भी आंदोलन में पुलिस को पहले से पूर्व सूचना होती है। और आपको पता है कि बारसोई में जो घटना घटी है, उसमें जो भी इस लो वोल्टेज को लेकर के वहाँ की जनता जिस तरह से परेशान थी, तो उस पर वहाँ के लोगों ने आंदोलन करने का फैसला किया और उन्होंने बाजाप्ता पुलिस को, प्रशासन को एक सप्ताह पहले ही इन्फॉर्म किया। लेकिन प्रशासन का जो ढीला रवैया है, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, इस तरह के रवैये के साथ वो काम करती है और किसी तरह का सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और न सिर्फ इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि यह भी जानकारी आ रही है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम किया। और जब प्रदर्शनकारी के साथ बहस जब होने लग गई, उग्र हो गए, तो पुलिस को जहां पर ये प्रयास करना चाहिए था, आपको पता है कि जब कभी भी पुलिस मैनुअल में लिखा होता है कि कमर के नीचे आपको गोली चलानी है, या हवाई फायरिंग करनी है, या लाठी चार्ज करना है, या अधिक से अधिक पुलिस बल का पहले लाठी से भी पहले बल प्रयोग करना है शरीर से, कि भाई आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, ये जो असंतोष उपजा है इस गठबंधन की सरकार से, उसको कुचलने के लिए नीतीश कुमार जी की पुलिस बड़ी मददगार साबित हो रही है। जहाँ कहीं भी संभव है वहाँ लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सांसदों को भी पीटने में, उन पर बुरी तरह से हमला करने में नहीं चूक रहे हैं। और जनता तो खैर निरीह प्राणी है, और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है सरकार की। यह न सिर्फ बड़ी गलती है, बल्कि बिजली मंत्री विजेंद्र यादव जी ने जिस तरह का बयान कल दिया है, मैं समझता हूँ कि इस सरकार का जो एक कहिए कि जो एक पानी होता है ना, वो भी इनका खत्म हो गया है। कहीं कोई मतलब किसी तरह की वो नहीं है कि एक दुख नहीं है कि हमारे राज्य का 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति मारा गया, 2-4 लोग घायल हैं पुलिस की गलती से, तो एटलीस्ट हम ये कहें कि भाई हमारे से गलती हुई है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो आपके आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। और यह जो विजेंद्र यादव कह रहे हैं, ये सिर्फ विजेंद्र यादव नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी का स्टाइल है। आपने देखा होगा बिहार शरीफ में दंगा हुआ, नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। आज कितने महीने हो गए, राजगीर वो गए, उसके लिए बेंगलोर का बैठक छोड़ करके आने का दावा वो करते हैं, लेकिन आज तक बिहार शरीफ नहीं पहुंच पाए, आज तक सासाराम नहीं पहुंच पाए। जो पीड़ित थे उनके आंसू पोंछने वो नहीं जा सके। तो इस सरकार में किसी भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम नहीं होता है। ये गैरत वाली सरकार है, बगैरत वाली सरकार है। इसको इसी तरह से देखने की जरूरत है। एक सवाल है कि बिजली को लेकर जैसे ही कटिहार में आंदोलन हुआ, आम लोगों के मन में जो सवाल होता है, और कई दफ़ा सड़कों पर भी देखता है आक्रोश लोगों के बीच में, कि भाई बिजली को लेकर जो सिस्टम बना है, जो नियम कानून बनाए हैं, फिर जो प्रीपेड मीटर लगे हैं, उसमें कई शिकायतें होती हैं और सरकार
उस पर बयान देती है, अपना स्टैंड बताती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। बिजली एक बड़ी समस्या। बिहार में दो तीन बिजली को लेकर के दो तीन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां 17 साल में नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि सड़क बिजली पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन बिजली की स्थिति भले कंजम्पशन बहुत बढ़ गया हो, सप्लाई बढ़ गया हो, लेकिन आज भी जो TND लॉस होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेज है वो बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इस देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, कंज्यूमर से पैसा लिया जा रहा है, तो वो बिहार है। क्यों? क्योंकि आप TND लॉस को आप भरपाई आपको करना है। तीसरी बात कि जो ये प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, आप 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार का आप प्रीपेड कराइए। हो सकता है कि पहले आपकी बिजली अगर महीने की खपत 500-800 रुपये होता था, तो वही इस प्रीपेड मीटर लगने की वजह से 1200 से 1500 रुपया कम से कम दोगुना खर्च हो गया है। एक तरह से बिहार सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को क्रश करने का काम कर रही है। और जो लॉस इनको शराब नीति की वजह से इस बिहार को 40-50 हज़ार करोड़ का जो लॉस हुआ है बिहार के अंदर, वो लॉस को बिहार सरकार बिजली और डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा टैक्स लगा करके, अनाप शनाप फर्जी बिल निकाल करके और लोगों का दोहन किया जा रहा है और उस लॉस को यहाँ से भरपाई किया। सच्चाई ये भी है ना कि बाकी राज्यों की तुलना में बिहार को महंगी बिजली मिलती है, ये सच्चाई है। हाँ, निश्चित तौर पर मिलती होगी, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 17 साल के बाद भी आप अपनी ज़रूरत की बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं? आप दावा करते हैं ना, तो आपके पास क्या कोयला आपको नहीं मिलेगा? क्या आपके पास सोलर सिस्टम की उपलब्धता नहीं है? क्या आपको गैस नहीं मिल सकता है? ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति इन्होंने नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2010 के बीच में, आपको याद होगा, उसी बीच में नवीनगर में, फिर आपको मुजफ्फरपुर में और भी कई जगहों पे इन्होंने बिजली का प्लांट लगाया। ये सारी चीज़ें 2005 से 2010 के अंदर दिखाई पड़ती है। नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स जो जनता के लिए था वो 2005 से 2010 के लिए था। 2010 से जैसे ही वो 13 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनका कुर्सी का मामला रह जाता है और उसी कुर्सी के इर्द गिर्द ये पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। इस देश में अकेले नीतीश कुमार जी नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री में रहते हुए लगातार वो कई बार पलटते हैं। आप विपक्ष में हैं, आप अपने साथियों को जिताने के लिए, खुद जीतने के लिए या अपनी समाज के हक के लिए आप अलग अलग फैसले करते हैं। आप इस गठबंधन में होते हैं, आप उस गठबंधन में होते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल सिर्फ कुर्सी बचाए रखने के लिए अलग अलग गठबंधनों में जाता हो और जनता का कोई काम नहीं करता हो, ये अकेला चेहरा अगर आपको कोई दिखाई पड़ेगा तो वो नीतीश कुमार जी हैं। दूसरा सवाल ये लेते हैं, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार पर कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं, हर वो फैसले तेजस्वी लेते हैं। लेकिन जो आलोक मेहता का फाइल रोका, कैंसिल किया ट्रांसफर पोस्टिंग का, जो RJD कोटे से है, वो इस बात का प्रमाण है कि भाई सरकार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही हैं, वो जो चाहेंगे कैबिनेट में वही होगा, और जो गलत करेंगे उनको आगे जो बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनका फाइल रोक दिया जाएगा, उनके जो काम होंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को अब तो आप लोग मानते हैं? देखिए, इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं, दो हिस्से में इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस सरकार को चला रहे हैं, तो आप ये महसूस करिए कि अगर तेजस्वी यादव नहीं चला रहे हैं या लालू प्रवार जी के दबाव में नहीं चल रहा है, तो नीतीश कुमार जी को हर चौथे दिन लालू दरबार में हाजिरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? व्यक्तिगत मुलाकात क्यों नहीं? व्यक्तिगत मुलाकात क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात को मैं उस दिन से भी जोड़ना चाहता हूं जिस दिन लालू जी का बर्थडे था। नीतीश कुमार जी तो बगल में थे। व्यक्तिगत मुलाकात, आपसी प्रेम सद्भाव इतना है कि बड़े भैया के जन्मदिन में वो जाना तक उचित नहीं समझे। तो राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से सब कुछ बाहर जा चुका है और तेजस्वी यादव अपने पिता से भी कोशिश कर रहे हैं मुक्त होने का, और लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जी को झुका करके रखें। और यही कारण है कि बेंगलोर से जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो लौटे, तो तेजस्वी जी ने नाराजगी में राजगीर में जो कार्यक्रम हुआ, जो उन्हीं के विभाग का कार्यक्रम था, उसमें वो नहीं गए और वहाँ पे मजबूरी में नीतीश कुमार जी को उनके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। और फिर जब आलोक मेहता का जब सवाल आया, उसके बाद भी आप देखिए कि नीतीश कुमार जी ने फिर हाजिरी उस परिवार में लगाई। अब सवाल है, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने इस पर क्यों दबाव बनाया। दो बातें आपको ठीक से समझनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी पलटवार करने की राजनीति बहुत अच्छे से चलते हैं, या कहिए कि दबाव
का पॉलिटिक्स वो बहुत अच्छे से चलते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक तीर से दो निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी से के जो सबसे करीबी लीडर हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए परोक्ष तौर पर, और उनके जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग थे उसको रद्द कर दिया उन्होंने। एक तरह से उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि ये अधिकार अभी भी कलम के अनुसार सीएम के पास है, इसलिए आप जितना दबाव बना रहे हैं उस दबाव को थोड़ा कम कीजिए। दूसरी कोशिश उनकी ये है कि नीतीश कुमार जी कुशवाहा नेताओं को वैसे भी नहीं पसंद करते हैं। मैं एक दर्जन उदाहरण में दे सकता हूँ, एक दर्जन उदाहरण में दे सकता हूँ। मेवालाल चौधरी का मामला हो, मंजू वर्मा का मामला हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का मामला हो, नागमणि का मामला हो, आप एक दर्जन उदाहरण आप देख लीजिए। लवकुश समाज का कोई लीडर अगर कहीं से भी ताकतवर होते हुए दिखाई पड़ेगा तो नीतीश कुमार जी सबसे पहले उसकी छटनी करते हैं। भले सिर्फ हम इसको ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ये काम तेजस्वी को संदेश देने का काम किया, लेकिन मुझे इसमें एक छिपी हुई राजनीति जो नीतीश कुमार जी का स्टाइल रहा है पिछले 17 सालों में, धानुक समाज में भी कोई लीडर वो नहीं पनपने देते हैं, हर बार वो मंत्री बदलते रहे हैं। आप देखिएगा पिछले दिनों शैलेश जी को मंत्री बनाया, तब जब कोई दूसरा धानुक लीडर भी यहाँ पर पहले से स्थापित थे। एक समाज के एक लीडर को वो नहीं पनपने देते हैं, ये उनका कल्चर रहा है। और उन्होंने इस मौके को ताड़ लिया और सीधा उन्होंने आरजेडी के उस खेमे में सीधा वार किया, एक तो भ्रष्टाचार के बहाने तेजस्वी पर, और दूसरा जो छिपा हुआ था कि कुशवाहा समाज को आगे नहीं बढ़ने देना है, लवकुश समाज के किसी नेता को नहीं बढ़ने देना है, ये बिल्कुल वहाँ पर दिखाई पड़ा। एक अंतिम सवाल, आप लोग लगातार कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही कि विपक्ष जो है वो ये झूठ मूठ का मतलब कि नाश्ता पार्टी हो रहा है, कुछ होने जाने को नहीं है। पहली बैठक सफल हुई, सभी लोग संकल्प लिए। दूसरी बैठक बेंगलुरु में वो भी सफल हुई, वहाँ पे नाम तय कर लिया गया। तीसरी बैठक महाराष्ट्र मुंबई में होने जा रही है, तारीख तय हो गया कि 25 और 26 अगस्त को होगी। तो अब इस बात को क्या एनडीए के जो लोग हैं या फिर उस खेमे के जो लोग हैं इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं कि वाकई में विपक्ष एक बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए? इस बात को स्वीकार अब तो करना पड़ेगा ना। देखिए, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पटना में जब विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार जी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए और इन्होंने आयोजन करने का काम किया, लेकिन जो संदेश इस बैठक से गई वो ये गया कि ममता बनर्जी से लेकर के केजरीवाल तक नाराज दिखे। अगली बार जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो उस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया कांग्रेस ने, और नीतीश कुमार जी उस पूरे चीज़ों को वहाँ पर देख करके, खास करके जब इंडिया नाम वहाँ पर रखा गया उसके भी खिलाफ नीतीश जी थे, पीसी से वो बाहर चले आए। यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी जी की नाराज़गी की जो सबसे बड़ी तात्कालिक थी वो यही कि वो चाहते थे पीसी में रहना, जबकि ये चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे, ये चाहते तो पीसी में रह करके लौट सकते थे और राजगीर कोई बहुत दूर नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार की जो आदत है, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि वो पलटवार करने की राजनीति करते हैं। यहाँ पे पटना में नीतीश कुमार जी को नेता नहीं घोषित किया तो ये बदला उन्होंने वहाँ पे लेने की कोशिश किया और नाराजगी। तो क्या बेंगलुरु में अरविंद केजरीवाल सुधर गए तो हो सकता है मुंबई में नीतीश कुमार जी सुधर जाएं, इस बार शरद पवार कुछ और कर दें या कोई और लीडर कुछ और कर दें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उस गठबंधन का लीडर कौन होगा, इस पे मतैक्य नहीं है। और यही कारण है कि बेंगलुरु में यह संदेश दिया गया कि 11 सदस्यीय कमेटी इसको चलाएगी। तो जब 11 सदस्यीय कमेटी होगा, अगर नाम के लिए किसी को कन्वेनर बना भी दिया जाएगा तो उसका महत्व क्या होगा? तो जब ये कन्वेनर नहीं तय कर पा रहा है, जब ये 11 सदस्यीय कमेटी में कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एकजुट होकर के लड़ाई लड़ पाएंगे, ये कहीं से भी नहीं लगता। ये यूं तो हो नहीं सकता है, बैठकों का दौर चल रहा है, बेंगलुरु में हुई, महाराष्ट्र में होगी, वहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो सकता है, तो ये सिलसिलेवार तरीके से होगा ना। बेशक आप लोग सवाल उठा रहे हो, लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम देखिए बिल्कुल ये बात है। और कांग्रेस बहुत तेजी से क्षेत्रीय दलों को निपटाते हुए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शरद पवार जी टूटे हैं तो उसका फायदा क्या सिर्फ बीजेपी को होगा? महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरी पार्टी जो मजबूत होगी वो कांग्रेस है। कांग्रेस भी समझती है कि क्षेत्रीय दल, जैसे बिहार में आरजेडी है, वो कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर के आगे बढ़ गई, कहीं पे जगन मोहन रेड्डी लेकर के आगे बढ़े, कहीं पे शरद पवार लेकर बढ़े, कहीं ममता बनर्जी लेकर। तो कांग्रेस के अंदर भी एक रिवाइवल का अगर चांस दिख रहा है या कांग्रेस को लगता है कि वो रिवाइव कर सकते हैं, तो ममता बनर्जी से लेकर के तेजस्वी और जगन मोहन रेड्डी से लेकर शरद पवार तक को खत्म होना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रीय दल तय कर लें कि वो अपनी कीमत पर क्या कांग्रेस को बढ़ने देंगे। क्या क्षेत्रीय दल मूर्ख हैं?
अभी दबाव की राजनीति के लिए एक कदम नहीं 4 कदम चलेंगे, लेकिन जैसे ही उनके हित टकराते हुए दिखेंगे, बीच बीच में आपको वो अंतर्विरोध भी सामने आते हुए दिखेंगे। विपक्षी एकजुटता की तीसरी बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होगी, तारीख का ऐलान हो गया है और अब देखने वाली बात हुई कि जो तस्वीर वहां से निकलेगी, क्योंकि पटना की बैठक की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, बेंगलुरु में, हालांकि नीतीश कुमार वहां से पहले चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए, लालू, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश यादव, कई नेता वहां से निकल गए, उसको लेकर भी कई सवाल था और कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक है वहाँ कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इनका दावा है कि वहाँ भी कुछ नेता जो है वो अपना रंग दिखा सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।